मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, आज हम रिकॉर्ड करते हैं मेक और बाई एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग टॉपिक पर क्वेश्चंस एंड विद कॉन्सेप्ट्स। ठीक बात है। चलिए देखो बेटा, ये हमारा डिसीजन कि हम बनाएं या खरीदें। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि दो कॉन्सेप्ट हैं, एक मेक और बाई है, एक सब कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? मेक और बाई का डिसीजन हमेशा कंपोनेंट के लिए होता है और सब कॉन्ट्रैक्टिंग का डिसीजन प्रोडक्ट के लिए है। क्या कि भाई बनाए या खरीदे, दोनों का मतलब है बनाए या खरीदे। कंपोनेंट बनाए या खरीदे, मतलब कोई कंपोनेंट है हम घर में बनाए या बाजार से खरीदे, ये आपको डिसाइड करना है। प्रोडक्ट है खुद बनाए या बाजार से खरीदे, ये आपको डिसाइड करना है। तो जब प्रोडक्ट की बात आएगी तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बात करेंगे, कंपोनेंट की बात आएगी तो मेक और बाई। क्लियर होगी बात भाई? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम फैन बना रहे हैं, ठीक है, चलने वाला फैन, खाने वाला नहीं, ठीक है, उसमें कंडेंसर एक पार्ट है, उसको कंपोनेंट कहते हैं। बात समझ में आएगी? पेन है तो पेन में जैसे एक निब हो गई, है ना, रिफिल हो गया। सीपीयू है, इसमें मदरबोर्ड हो गया। टीवी है, उसमें कैबिनेट हो गया। बाइसिकल है, उसमें चेन हो गई। तो दीज आर द कंपोनेंट बट नॉट द प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो हम डिसीजन इनका लेते हैं कि ठीक है हम बना रहे होते हैं, पर कई बार हम ये सोचते हैं कि यार हम तो अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट कितना बिकेगा बाजार में, है ना, कि भाई 1000, 2000, 10,000, तो उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बनाओगे। क्यों ना, हमारी हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो क्योंकि हम अपनी कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। क्यों ना हम ऐसी मैन्युफैक्चरर को ढूंढे जो केवल यही कंपोनेंट बना रहा हो, वो तो फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहा होगा, उसकी क्या कॉस्टिंग भी कम आएगी, परफेक्शन भी शायद ज़्यादा हो। तो ये डिसीजन तब आता है जब हम ऐसा सोचने लगते हैं, क्योंकि देखो परफेक्ट कंपटीशन में आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, मानते हो? तो क्या करोगे प्रॉफिट कमाने के लिए? सर कॉस्ट कम करो। कॉस्ट कहाँ कम करोगे? क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर नहीं सकते, है ना। तो क्यों ना हम ये एरिया ढूंढते हैं कि यार कंपोनेंट जो बना रहे हैं अगर बाजार से खरीद लें तो शायद सस्ता पड़े और क्वालिटी भी हमें अच्छी मिल जाए, तब हम ऐसा सोचते हैं। तो ये मेक और बाई का डिसीजन हमारा अराइज होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। मेक और बाई डिसीजन is applicable only and only for component. Okay, but not product, but not strictly for product, क्योंकि प्रोडक्ट की बात आएगी तो हम कहेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो फर्क होता है, कंपोनेंट हम कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट। चलिए, कंपोनेंट हेयर मीन्स राइट, कंडेंसर फॉर फैन, एक बात है। टीवी कैबिनेट in case of TV, motherboard for CPU, बैटरी कह सकते हो, मोबाइल फोन, बाइसिकल में चेन। These are called component etc. तो हम इनकी बात करते हैं कि बनाए या खरीदे। समझ में आ गई बात? तो अगर हमारा डिसीजन ये होता है कि भाई हम इन्हें बाजार से खरीदे क्योंकि सप्लायर सस्ता दे रहा है, तो पहले आपको नॉन कॉस्टिंग फैक्टर भी ध्यान में रखने हैं। क्या? देखो, मैनेजमेंट केवल मैनेजमेंट अकाउंटेंट से नहीं लेता, मार्केटिंग वालों से भी लेता है कि भाई आप अपने व्यूज बताओ, तो उनको बोलते हैं नॉन कॉस्टिंग।
तो नॉन कॉस्टिंग फैक्टर क्या होते हैं कि इफ द डिसीजन इज इन फेवर ऑफ परचेज, तो वो क्या कहते हैं कि देखो सर, अगर बाजार से सस्ता मिल रहा है तो पहले आप ये देख लो कि क्वालिटी सही है, द क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट शुड बी स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड कंपोनेंट शुड नॉट बी परचेज, उससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी, सस्ते के चक्कर में मत मारे जाना, ठीक है। दूसरा, आप सप्लायर से एग्रीमेंट कर लो कि भाई रेगुलर सप्लाई दे, ऐसा ना हो कि आप डिले कर रहे हो सप्लाई देने में, अगर कंपोनेंट देर से आएगा फैक्ट्री में तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, और ये भी ना हो कि जल्दी दे दें, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो हम इस तरीके के नॉन कॉस्टिंग फैक्टर को भी ध्यान में रखते हैं, राइट। हाँ जी, तो हम ये कहते हैं नॉन डिसीजन, ऐसे समझ लो आप, डिसीजन लेने में दो फैक्टर होते हैं, एक नॉन कॉस्टिंग फैक्टर और एक कॉस्टिंग फैक्टर। कॉस्टिंग अभी आगे देखेंगे, कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर नॉन कॉस्टिंग फैक्टर के हिसाब से देखें, नॉन कॉस्टिंग फैक्टर देखें, ठीक है, देखो बना तो रहे होते हैं हम, तो बात करते हैं कि अगर हमारा डिसीजन बाजार से खरीदने का होता है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं इफ डिसीजन इज टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। हर एक वर्ड पर ध्यान देना, आपको हर बार लिखना है आउटसाइड मार्केट, क्योंकि कभी भी आप लोकल मार्केट से नहीं खरीदोगे, ऐसे तो सब मतलब कस्टमर को पता लग जाएगा यहीं से खरीदना है, दूर कहीं आउटसाइड मार्केट से खरीदोगे, ताकि वहां के जो कस्टमर है उनको ये ना समझ आए, ये ना आइडेंटिफाई हो कि हम ये चीज बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, विश्वास कम होता है। तो अगर डिसीजन बाजार से खरीदने का होता है, देन वी शुड consider the following points. First, the quality of the component should be standard. क्वालिटी हमेशा स्टैंडर्ड होनी चाहिए, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी शुड नॉट बी परचेज्ड, ओके। डिलीवरी must be at scheduled time. हाँ जी, तीसरा पॉइंट है आपका कि भाई एक तो देखो क्वालिटी सही होनी चाहिए, डिलीवरी टाइम पर होनी चाहिए, प्राइस मस्ट बी कांस्टेंट, ये नहीं कि आज सस्ता दे दे कल को बढ़ा दे, तो हम तो अपने रिसोर्स डाइवर्ट कर देंगे, फिर कल को फिर हम तो प्राइस में बंध जाएंगे। तो प्राइस मस्ट बी स्टेबल over a period of time. Over a period of time, मतलब ऐसा ना हो कि आज तो सस्ता दे दे और वेरी शॉर्ट पीरियड में फिर वो प्राइस बढ़ा दे, तो हम तो अपने रिसोर्स आज बंद कर देंगे और बाजार से खरीदना शुरू कर देंगे सस्ते के चक्कर में, पता लगा उसने 2 महीने बाद 3 महीने बाद ही प्राइस बढ़ा दिए, तो फिर हमें महंगा खरीदना पड़ेगा, फिर सारा डिसीजन बेकार हो जाएगा। क्लियर? तो इन 3 पॉइंटों को जब आप देखना है तब हम कॉस्टिंग की तरफ आएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए इनको नोट कर लो पॉज करके। देखो कॉस्टिंग के हिसाब से हमें परचेज कॉस्ट को रेलिवेंट कॉस्ट से कंपेयर करना है, राइट, कि बाजार से कितने में खरीद रहे हैं और हमें कितने में पड़ रही है एक्चुअली में, राइट। तो हमने क्या कहा ध्यान से, परचेज कॉस्ट
should be compared with relevant cost of manufacturing। मतलब बनाने में जो खर्चा आ रहा है, कौन सा खर्चा? बनाने की वजह से जो पैसा खर्च हो रहा है और बनाने की वजह से अगर कोई बेनिफिट लूज हो रहा है। क्योंकि रेलिवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट जो खर्च होती है और प्लस जो बेनिफिट लूज होता है। अगर कोई रिसोर्स हम डाइवर्ट करते हैं प्रोडक्ट में या ऑफर में, अपने डिसीजन में, तो वो रिसोर्स हमारा रेगुलर कंट्रीब्यूशन लूज करके हम अपने काम में अगर डाइवर्ट करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन लॉस तो हम अपने काम से चार्ज करेंगे। फिर काम का बना ऑफर या जॉब या कंपोनेंट जो हम बना रहे हैं, ठीक बात है। चलिए, रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, मटेरियल बनाने में जो खर्चा आएगा, राइट, लेबर बनाने में जो खर्चा आएगा, वेरिएबल ओवरहेड्स, ओके। अब ध्यान से सुना, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एक बात तो ये ध्यान रखना कि वेरिएबल कॉस्ट और ओवरहेड में फर्क होता है। वेरिएबल कॉस्ट नॉट इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड, दोनों डिफरेंस है। वेरिएबल ओवरहेड इज ए पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो कहीं रनिंग में मत पड़ जाना वेरिएबल वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ये प्राइम कॉस्ट होगी ना, और ये वेरिएबल ओवरहेड, इनका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। चलिए, प्लस इसको बोलते हैं एक तरह से कॉस्ट टू बी इनकर्ड। इसे क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, प्लस अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, ओके। ये टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड। अब अगर कोई बेनिफिट टू बी लॉस्ट होगा तो वो और ऐड कर देंगे। ये भी समझाता हूं कैसे होगा। बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट, इफ एनी। ये टोटल रेलिवेंट कॉस्ट आएगी, ओके। ये आएगी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। इसको कंपेयर करोगे परचेज कॉस्ट से। अब एक एक करके समझो जरा। सबसे पहले अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, कंपोनेंट को बनाने की वजह से कई बार आप मशीन किराए पे लेते हो, तो मशीन का किराया, अगर कंपोनेंट नहीं बनाओगे तो मशीन किराए पे नहीं लोगे, तो वो अवॉइडेबल हो गया। कंपोनेंट को बनाने की वजह से कई बार सुपरवाइजर रखते हो इंस्पेक्शन के लिए कि भाई कंपोनेंट बन रहा है तो आप इसका इंस्पेक्शन करना, वो टेम्परेरी सुपरवाइजर होता है। अगर मैं कंपोनेंट नहीं बनाऊंगा तो मुझे सुपरविजन की जरूरत नहीं है ना। या कई बार मैं बाहर से इंस्पेक्शन करवाता हूँ, टेस्टिंग करवाता हूँ, ठीक है, तो वो खर्चा अवॉइडेबल में आ जाएगा। हो सकता है वो फिक्स्ड हो, राइट, तो वो हमारा रेलिवेंट होता है, ठीक है। देखिए, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी? ये हमेशा रेलिवेंट होती है। फॉर एग्जांपल मशीन रेंट, ये वो खर्चे होते हैं जो हमने कंपोनेंट को बनाने की वजह से खर्च करते हैं। अगर कंपोनेंट नहीं बनाओगे तो खर्चा नहीं होगा, ओके। टेम्परेरी सुपरवाइजर सैलरी, ये आपने इंस्पेक्शन के लिए रखा हुआ है, राइट। टेस्टिंग का खर्चा, अगर आप कंपोनेंट बाजार से खरीदोगे तो टेस्ट होके आएगा, तो ये सारे अवॉइडेबल होते हैं, राइट।
कंपोनेंट बनाओगे तो खर्चा होगा, नहीं बनाओगे तो नहीं होगा। ठीक बात है। अब आते हैं अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब होता है जो काम करो या नहीं करो ये खर्चे होंगे ही होंगे। ठीक है, ये होते हैं जैसे फैक्ट्री का रेंट है, ये होता है जैसे फैक्ट्री का रेंट है। ओके, मैनेजर की सैलरी है, समझ में आ गया बात। मतलब इस तरीके के जो खर्चे होंगे तो ये तो हमारे कंटिन्यू, दे विल हैव टू इनकर इरिस्पेक्टिव ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस और परचेज। भाई फैक्ट्री है, फैक्ट्री तो पूरी रेंट पर ली हुई है। अब एक डिपार्टमेंट में अगर आप कंपोनेंट बनाओ या खरीदो, जैसे पूरी फैक्ट्री किराए पे ली है, ठीक है, अब इसका किराया मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक, तो ये हमारे इस डिपार्टमेंट में कंपोनेंट बना रहे हैं, सोच रहे हैं बाजार से खरीद ले, तो भाई इस डिपार्टमेंट के हिस्से में जो किराया आ रहा है वो थोड़ा ना मकान मालिक कम कर देगा, वो तो कहेगा फैक्ट्री किराए पे दी है। मैनेजर है, मैनेजर को तो ये काम करो कि भाई सारे काम को सुपरवाइज करो। अगर हम मैनेजर को कहेंगे कि ये काम कम हो गया तो वो तो पैसे कम नहीं करेगा ना, तो ये कॉस्ट हमारी कंटिन्यू रहेगी, चाहे कंपोनेंट बनाओ या बाजार से खरीदो। हाँ, ये ध्यान रखना, हो सकता है कई बार ये कॉस्ट पर यूनिट दे रखी हो तो वो एक्सप्रेस करते हैं टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके वो पर यूनिट एक्सप्रेस कर देते हैं, बट इनकम हमेशा टोटल में होती है। तो हम ये कहते हैं ऑल्दो fixed cost may be expressed per unit, but always to be incurred in totality। हमेशा खर्च टोटल में होती है, भले ही पर यूनिट एक्सप्रेस हो। तो इनको हम संक कहते हैं, ये हमारी ऑलवेज कॉल्ड संक, ऑलवेज कॉल्ड संक, इग्नोर करनी होती है हमारे को। ठीक है, चलिए नोट कर लो। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि एक कंपोनेंट है, ठीक है, mx, एक कंपोनेंट है mx, ये अभी हम बना रहे हैं, एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने में वो कहता है मटेरियल का खर्चा आएगा, ₹20 पर यूनिट, लेबर का खर्चा आएगा ₹30 पर यूनिट। ठीक है, चलिए अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, मान लो है 10,000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन साइलेंट है तो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा अनअवॉइडेबल होती है। ठीक है, क्वांटिटी की बात करते हैं अगर हम, तो अभी 1000, हम 1000 बना रहे हैं अभी, तो ये बेसिकली हो गई ₹10 पर यूनिट। अब वो कहता है कि अगर मैं बाजार से खरीदूं, अगर मैं बाजार से खरीदूं, ठीक है, तो मुझे मिलेगा ₹150 में। आप बताओ जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या सही है, बनाना सही है या बाजार से खरीदना सही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो 150 रुपीज इज द परचेज कॉस्ट। ठीक है, ये हमारी अनअवॉइडेबल है, इसको हमें कंसिडर करना ही नहीं है, ये हमारी अनअवॉइडेबल है, छोड़ दो। ये रेलिवेंट है,
तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है जरा बताओ, इसके लिए बनाते हैं बेटा स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। एक मिनट रुकिए, देखिए स्टेटमेंट बनाओगे कंपैरेटिव, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, यहां लिखोगे पर यूनिट। ओके ध्यान से, अब बताओ कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, कॉस्ट टू बी इनकर्ड कितनी है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, रेलिवेंट कॉस्ट रहती है जो बनाने की वजह से खर्चा आए और प्लस बेनिफिट टू बी लॉस्ट। तो मटेरियल 20 रुपए, लेबर 30 रुपए, ये वेरिएबल कॉस्ट है नॉट ओवरहेड। तो 150 रुपए मत कर देना, 100 रुपए में ये 50 शामिल है। तो आप कहोगे 20 और 30 50 प्राइम कॉस्ट है, बैलेंस वेरिएबल ओवरहेड है। समझ गए? 20 रुपए का मटेरियल, लेबर 30 रुपए, बैलेंस वेरिएबल ओवरहेड हुए, वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए की है, तो बैलेंसिंग फिगर हुआ ना ये। समझ में आ गई बात? चलिए, अवॉइडेबल काम की वजह से खर्च होता है, ठीक है, पर यूनिट कितने, हाँ जी 10 रुपए। तो बनाने में रेलिवेंट कॉस्ट 110 रुपए, खरीदोगे तो 150। तो डिसीजन क्या हुआ, बेटर टू प्रोड्यूस, बेटर टू प्रोड्यूस। आप बनाओ तो आपका डिसीजन हुआ फिलहाल बेटर टू प्रोड्यूस। समझ में आ गई बेटा बात? ये फिक्स कॉस्ट संक है हमारी। फिक्स कॉस्ट अगर साइलेंट है, भले ही पर यूनिट है, तो वो फैक्ट्री का रेंट है, मैनेजर की सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी है, परमानेंट सुपरवाइजर की सैलरी है। ये सारे खर्चे हैं जो हमारे कंपोनेंट खरीदने की स्थिति में भी होते रहेंगे, इसलिए हम इनको छोड़ देते हैं। वो तो आप ये कहो कि 40 रुपए बनाओगे तो भी आएंगे, खरीदोगे तो भी आएंगे, दोनों में ले लो, दोनों से इग्नोर कर दो। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? कोई डाउट? चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान से सुनो, इसी का सेकंड पार्ट। अब वो आगे ये कहता है कि भैया इस जगह कंपोनेंट बना रहे हो, एमएक्स कंपोनेंट बना रहे हो इस जगह, ठीक है। अगर मैं कंपोनेंट बाजार से खरीद लूं, अगर मैं कंपोनेंट बाजार से खरीद लूं, ये कैपेसिटी मेरी खाली हो जाएगी, इसको मैं कहीं किराए पे दे देता हूं या कुछ प्रोडक्ट बनाने में लगा देता हूं, ठीक है, जिससे मुझे फायदा होगा, मुझे रेंटल इनकम आएगी, ठीक है, मान लो 60,000 रुपए की। तो वही कहता है बी पार्ट में, इफ रिलीज कैपेसिटी, रिलीज कैपेसिटी का मतलब अगर कंपोनेंट बाजार से खरीद लिया जाए तो जिस जगह कंपोनेंट बना रहे हैं वो जगह खाली हो जाएगी। कुड बी रेंटेड, ठीक है, फॉर ₹60,000, ठीक है, पर पीरियड, पर पीरियड। ये एक पीरियड में 1000 बना रहे थे, उसी पीरियड की बात है। तो क्या होगा डिसीजन है बताओ? हाँ जी सिंपल सा है, अगर मैं अब कंपोनेंट को बनाता हूं तो 110 रुपए तो खर्चा होगा जो जेब से जाएगा, है ना, और बनाने की वजह से जो रेंट का ऑप्शन था वो नहीं आएगा, तो पैसे का ना आना जाना होता है। बनाने की वजह से 60,000 रुपए नहीं आ पाएंगे, है ना, 60,000 रुपए का मतलब, हाँ जी 1000 यूनिट पर 60 रुपए, तो मेरे को बर्डन पड़ेगा 170 रुपए का, बाजार से ले लो। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं इसको दो तरीकों से दिखाता हूं, देखो ध्यान से। ऑल्टरनेट वन, आप या तो ऐसे दिखाओ इसको, ऑल्टरनेट वन, ठीक है, आप बनाओ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, यही वाली, ठीक है भाई, कोई सा तरीका जो समझ में आए वो सेलेक्ट कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग परचेज,
हाँ जी, कितना खर्चा आएगा? वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है मेरी? 100 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 100 रुपए पर यूनिट, यहां लिख लेना साइड में पर यूनिट। और अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, हाँ जी 10 रुपए। तो आप कहोगे बनाने की वजह से खर्चा 110 रुपए आ रहा है, खरीदोगे तो 150, ठीक है। तो अभी आप कहोगे बाजार से खरीदने में 40 का लॉस है, बाजार से खरीदने में 40 रुपए पर यूनिट का लॉस है, ठीक है। बट 1000 यूनिट की बात कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं हम? 1000 यूनिट की, अभी हम 1000 की बात कर रहे हैं ना, तो 40,000 रुपए का लॉस होगा। 40,000 का लॉस सफर करके आप कैपेसिटी को खाली कर लोगे और 60,000 रुपए कमाओगे। तो 40 का लॉस, 60 का फायदा, नेट 20 का फायदा है। तो आप ऐसे कह सकते हो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट। ठीक है, आप कहोगे कितना लॉस है परचेज करने में? अगर आप परचेज करोगे तो आपको लॉस है 40 रुपए पर यूनिट का, 1000 यूनिट पर, यानी 40,000 रुपए का लॉस है। बट ऐसा करके आप जगह को खाली करा लोगे और उसको किराए पे दे दोगे। बेनिफिट फ्रॉम रिलीज कैपेसिटी, कितना किराया आ जाएगा? 60,000। तो 60 कमाने के लिए 40 का लॉस, तो नेट बेनिफिट। ध्यान रखना, यहां लॉस लिख दिया तो माइनस मत कर देना कि सर ऐसे दिखा दो, गलत हो जाएगा। लॉस और माइनस ये प्लस हो जाता है, तो ये प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। लॉस लिख दिया तो लॉस ही। तो अब आप कहोगे इट्स बेटर टू परचेज, क्या डिसीजन होगा? बेटर टू परचेज, ठीक है। एंड रिलीज कैपेसिटी शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर रेंटल पर्पस। क्यों? क्योंकि बेनिफिट इज सफिशिएंट टू कवर द लॉस, राइट। एज benefit from released capacity is sufficient to cover the loss on purchase। बोलो बेटा, ये अल्टरनेट समझ आ गया? ठीक है, चल अभी मैं देता हूं टाइम, नोट कर लेना। अभी मैं अल्टरनेट 2 भी समझा रहा हूं, रुको। ये क्लियर हो गया? इसको नोट करना तो फटाफट नोट कर लो आप। समझने दोनों ही हैं, कौन कब काम आ जाए पता नहीं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में, परचेज में, ठीक है। आप चाहे पर यूनिट दिखाओ चाहे टोटल में, एक ही बात है। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, मशीन का रेंट, यही तो होगा टेम्परेरी सुपरवाइजर सैलरी। अब ध्यान से देखो, ये कॉस्ट टू बी इनकर्ड है, ये कॉस्ट टू बी इनकर्ड है, बनाने की वजह से जो खर्चा होगा इसको बोलते हैं कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चर। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? प्लस बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू मैन्युफैक्चर। मतलब यही तो रेलिवेंट कॉस्ट होती है, जो पैसा जा रहा है वो और जो आने से रुक रहा है। मतलब अगर आप बनाओगे
है ना। बनाने की वजह से आप किराए पे नहीं दे पाओगे, क्योंकि इस जगह को या तो बनाने में लगाओगे या किराए पे देने में लगाओगे। तो बनाने की वजह से, कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आप रेंटल इनकम का बेनिफिट लूज करोगे। तो इसका मतलब बनाने की वजह से रेंटल इनकम लूज होगी। कितना? हाँ जी, 60,000, 1,000 यूनिट पर 60 रुपए। तो आप कहोगे बनाने की रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आ रही है? 170। और खरीदने में कितने का पड़ रहा है? 150 में। खरीदने में कितने का पड़ रहा है? 150 में। ठीक है, तो आप कहोगे बाजार से खरीद लो। बोलो समझ में आ गई? डिसीजन क्या हुआ? बेटर टू परचेज। खरीदने में 20 रुपए, 1000, 20,000 का फायदा है। तो आ तो वही रहा आंसर, 20,000 का फायदा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दोनों में से कोई भी आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। चलिए इसको भी नोट कर लो। नंबर 2 पर आ जाओ जरा, आप एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, पॉज करके रीड करो। ये कहता है ऑटो पार्ट्स लिमिटेड हैज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 90,000 यूनिट फॉर ए मोटर कंपोनेंट। मोटर की कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो मैं एक और भाई ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रोडक्ट हो तो किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो ये कंपोनेंट है, दिमाग में क्या आ गया? मेक और बाई। यानी मेक और बाई में परचेज कॉस्ट को कंपेयर करते हो रेलिवेंट कॉस्ट से, बस इतना ध्यान रखो। ओके, कॉस्ट स्ट्रक्चर। और वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट ए पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड पार्ट है वेरिएबल कॉस्ट का। चलिए, मटेरियल 270 पर यूनिट, लेबर 25% फिक्स्ड है, यानी वो परमानेंट लेबर होंगे। ठीक है, तो 180 का 25% कितना हो गया? बाकी 75% वेरिएबल हो गया। एक्सपेंस है वेरिएबल, चलिए फिक्स्ड। फिक्स्ड साइलेंट है तो अनअवॉइडेबल, फिक्स्ड साइलेंट है तो अनअवॉइडेबल। परचेज मैनेजर हैज एन ऑफर फ्रॉम सप्लायर हु इज विलिंग टू सप्लाई द कंपोनेंट 540। बताओ तो कौन सी स्टेटमेंट बनाओगे आप? हाँ जी, 180 रुपए में 25% फिक्स्ड है, 180 का 75%, ये हो गया 135 रुपए वेरिएबल। बोलो क्लियर बात बेटा? चलिए बना लो फटाफट। क्या बनाओगे? इसमें ऑल्टरनेट तो है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट। तो स्टेटमेंट बना लो, कंपैरेटिव कॉस्ट। हाँ जी, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चर पर यूनिट है। चलिए बताओ, मटेरियल 270 रुपए, लेबर, हाँ जी वेरिएबल पार्ट 135, वेरिएबल ओवरहेड 80 रुपए, फिक्स अनअवॉइडेबल है, बस जोड़ दो। तो 485 हो गया। परचेज कॉस्ट 540। तो अभी तो आपका डिसीजन होगा, बना लो। बोलो समझ आ गई बात? सेकंड पार्ट पर आ जाओ, पढ़ो। Assume, मानो, the resource now used for this components manufacture। मान के चलो कि वो रिसोर्स यानी कमरा, डिपार्टमेंट, रूम,
जो इस कंपोनेंट को बनाने में लगा रहे हैं, आर टू बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अनदर न्यू प्रोडक्ट। सर हम नए प्रोडक्ट को बनाने में लगा दें जो 485 में बिकेगा। वो ये कह रहा है ये मेरी फैक्ट्री है, मान के चलो कि इस जगह ये रिसोर्स है, कंपोनेंट को बनाने में लगा रहा हूं, ठीक है, इस जगह को प्रोडक्ट बनाने में लगा दो, तो ये तभी संभव है जब कंपोनेंट बाजार से खरीदें, है ना। तो कंपोनेंट को बाजार से खरीद लो। सर कैसी बातें कर रहे हो, लॉस होगा, अरे हो जाने दो। इस जगह नया प्रोडक्ट बनाओ जो कितने के बिकेगा, 485 का। इन द लेटर केस, यानी इस वाले केस में, मटेरियल प्राइस विल बी 200, यानी जो 485 में बिकेगा उसमें 200 रुपए का मटेरियल है और 90,000 हम बना सकते हैं, ठीक है। सेम कॉस्ट बेसिस एज अबव फॉर लेबर एंड एक्सपेंस। तो लेबर कितनी, सेम कॉस्ट बेसिस, यानी एक पर लेबर 135 रुपए, फिक्स तो संक होती है ना, ठीक है। लेबर कितनी 135 और वेरिएबल ओवरहेड कितने, वेरिएबल ओवरहेड 80, 200 का मटेरियल, 135 की लेबर, 80 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड। तो कितना खर्चा हो गया, 200 का मटेरियल, 135 रुपए की लेबर और 80 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड, 415 रुपए, और बिकेगा 485 में, तो 70 रुपए का फायदा होगा। चलिए, डिस्कस वेदर इट वुड बी एडवाइजेबल टू डाइवर्ट द रिसोर्स to manufacture the new product on footing that component presently being produced would instead of being produced be purchased from the market। डिस्कस करके बताओ कि क्या मैं रिसोर्स को डाइवर्ट कर दूं, ये ध्यान में रखते हुए कि जो कंपोनेंट बना रहा हूं, ठीक है, बनाने के बजाय खरीद लूं बाजार से। तो अगर खरीदोगे तो कितना लॉस होगा, हाँ जी, खरीदोगे तो कितना लॉस होगा, 55 रुपए का, 540 माइनस 485, 55 रुपए का लॉस होगा 90,000 यूनिट पर। तो क्या वो लॉस 55 रुपए का आपको लॉस होगा अगर आप कंपोनेंट बाजार से खरीदोगे तो, बट जगह खाली हो जाएगी, और खाली जगह आपको कितना बेनिफिट देगी, कितना निकाला था आपने, एक मिनट, 200 रुपए का मटेरियल, 135 रुपए की लेबर, 80 रुपए माइनस 485, 70 रुपए का फायदा होगा। तो इसका मतलब 15 रुपए का नेट फायदा 90,000 पर, ठीक है। तो बेटर है बाजार से खरीद लो कंपोनेंट और रिसोर्स को प्रोडक्ट बनाने में लगा दो। चलिए समझ आ गई बात। तो करोगे कैसे अब इसको, ठीक है। चलिए सेकंड का बी पार्ट, ध्यान रखना हर पार्ट्स अलग अलग होता है तो मार्क्स भी अलग अलग होते हैं। तो सेकंड वाले में आप दोबारा करोगे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग के केस में कितना खर्चा आ रहा है, हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट ले ले हम, क्योंकि दिखा तो दिया है मैंने, कॉस्ट टू बी इनकर्ड कितने आ रही थी ऊपर, अब मतलब प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी बट टोटल दिखा सकते हो, क्योंकि एक बार ब्रेकअप दिखा दे 485, अब डायरेक्ट कर सकते हो। 485 बनाने में खर्चा है, खरीदोगे तो 540। तो अभी आप सेकेंड ऑल्टरनेटिव से करते हैं हम इसको। तो सर 485 रुपये बनाने में, 540 खरीदने में, तो आप कहोगे हाँ जी 55 रुपये का लॉस है, ठीक है। 55 रुपये का लॉस, 55 रुपये का लॉस आप उठा लो, 55 का लॉस है, बट लॉस सफर करके आप जगह खाली कर लोगे, ठीक है। कितने का लॉस है, 55 का पर यूनिट, ठीक है। बट जगह खाली करके नए प्रोडक्ट बनाने में लगा दोगे,
तो नया प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, यही देख लो, 485 में बिकेगा, और उसमें मटेरियल का खर्चा 200 रुपए का आ रहा है, लेबर सेम कॉस्ट बेसिस, तो वेरिएबल ही तो लोगे, और वेरिएबल ओवरहेड 80 रुपए। कितना कमा रहे हो नए प्रोडक्ट पर, 485 माइनस 200 माइनस 135 माइनस 80, 70 रुपए कमाओगे पर यूनिट। ठीक है, तो 70 रुपए कमाने के लिए 55 रुपए का लॉस, क्वांटिटी दोनों में सेम है, यहाँ पे 90,000 यहाँ पे 90,000, तो इसका नेट फायदा कितने का हो गया, 15 रुपए का। टोटल में लेना चाहो इसको भी 90,000 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 90,000 से। ठीक है, तो 15 इंटू 90,000, 15 इंटू 90,000, यानी 13,50,000 रुपये नेट कमाओगे अगर आप बाजार से खरीदोगे तो, और जगह को खाली करके नए प्रोडक्ट में लगाओगे तो। राइट भाई, टोटल नेट बेनिफिट। $90,000 यूनिट, 13,50,000 का फायदा है इफ कंपोनेंट is purchased and release capacity to be utilized for producing न्यू प्रोडक्ट। बोलो बेटा, समझ आ गई बात? चलो, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से भी कर सकते थे, बेनिफिट भी लॉस ले लेते। चलो, आप इसको नोट कर लो एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाओ, एक बार रीड करो क्लास पॉज करके, फिर पढ़ते हैं। You are the management auditor of XYZ company. The managing director of company seeks your advice on the following problem. ठीक है, हमसे सलाह मांग रहे, दे देंगे। XYZ company produces a variety of product, each having a number of component parts. कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं। प्रोडक्ट बी की बात कर रहे हैं, 5 hours to produce on machine number 99, वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, मतलब मशीन 99 खाली नहीं बैठी। ठीक है, पूरे 8 घंटे जो भी है, 8 घंटे 10 घंटे फैक्ट्री का काम करते रहती है, और प्रोडक्ट बी को बनाने में 5 घंटे का समय लगता है। बी हैज सेलिंग प्राइस 50 रुपए, मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए। ठीक है, तो 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन हो रहा है 5 घंटे में, 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन है 5 घंटे में, यानी 4 रुपए प्रति घंटा। A10 एक कंपोनेंट पार्ट है, could be made on the same machine in 2 hours. A10 एक कंपोनेंट पार्ट है, इसको बनाने में मार्जिनल कॉस्ट है 5 रुपए, मार्जिनल का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, यानी मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, और 2 घंटे लगेंगे, पर बनेगा किस पर, सेम मशीन पर। ठीक है, तो अगर A10 को बनाऊंगा तो B रुक जाएगा, क्योंकि मशीन तो फुल कैपेसिटी पे काम करेगी, खाली नहीं बैठी। ठीक है, तो 2 घंटे में B का लॉस होगा, 2 घंटे में B का लॉस होगा। कितना लॉस होगा 2 घंटे में, 8 रुपए का, तो 5 रुपए तो जाएंगे और 8 रुपए का लॉस, तो 13 रुपए में पड़ा, बाजार से मिल रहा है 12.5 में, तो A10 खरीद लो भाई। मेरे बात समझ में आ गई? अब ये मत सोचना कि सर A10 को तो 5 घंटे लगेंगे और इसमें 2 घंटे, तो 2 घंटे में अगर मैं A10 का एक बनाता हूं तो B का तो पूरे 5 घंटे का रुकेगा। डिसीजन एक का नहीं होगा ना, डिसीजन तो कई सारों का होगा, कैलकुलेशन पर यूनिट है भाई। ठीक है, चलिए, तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले
हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से बेटर है ना। सिचुएशन के हिसाब से डील करा करो। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, A10 पर यूनिट, ठीक है। A10 एक कंपोनेंट पार्ट है। तो अगर बनाओगे तो कितना खर्चा आएगा, बनाने में कितना खर्चा आएगा, मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए, और बनाने में टाइम लगेगा 2 घंटे, और 2 घंटे में बी नहीं बन पाएगा। ये मत कहना कि सर बी में तो 4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं, तो पूरे बी का तो पूरे 20 रुपए का लॉस। वो तो A10 हम 10 बना लेंगे, 100 बनाएंगे, ऐसे करके होगा ना। कोई एक बनाने का डिसीजन थोड़ा ना होगा प्रैक्टिकली, तो कैलकुलेशन पर यूनिट होती है। तो A10 को बनाने में 2 घंटे का समय चाहिए, 2 घंटों में बी नहीं बनेगा, ठीक है। तो बी से कितना कंट्रीब्यूशन है, बी से कितना कंट्रीब्यूशन है, 20 रुपए का, 50 माइनस 30, कितना टाइम में, 5 घंटे में, यानी 4 रुपए पर आवर, तो 2 घंटे में 8 रुपए। बोलो समझ में आ गई। तो इसका मेरी रेलिवेंट कॉस्ट 13 रुपए आएगी, बाजार से खरीद लो सर जी 12.5 रुपए में, बेटर है। तो आपका डिसीजन क्या होगा, बेटर टू परचेज, बेटर टू बाय। बोलो क्लियर है।